Hello everyone, myself Priyanka from J Sir Tutors. So last lecture में हम लोग ने एक न्यू लेसन स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक क्लास 9th का टॉपिक है. So लेक्चर के पार्ट 1 में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पूल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ये सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है. विथ एनिमेशन किया हुआ है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एज मच एज पॉसिबल. तो आज हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी होती है वो देखेंगे. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी हो रही है, एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी होती है. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सक्रीशन. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है. एक्सक्रीशन मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं ना, तो उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस रहती है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, हम सभी के घरों में हर रोज कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल तो प्रोड्यूस होता ही है. हम क्या करते हैं, उनको हमारे घर से एलिमिनेट करने का काम करते हैं. तो वही सेम फंक्शन हमारी बॉडी भी परफॉर्म करती है. हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं ना, हमारी बॉडी उनको एलिमिनेट करने का काम करती है. हमारी बॉडी से मतलब बाहर निकालने का काम करती है. Many harmful and waste substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in living organism. तो अभी हम लोग एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बात कर रहे थे कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस रहती है. बट ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते कौन कौन से हैं, जैसे कि ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये क्या है, ये सभी के सभी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनका रिमूवल हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. If these substances accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or death. अगर ये जितने भी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस है ना, अगर वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिनों तक के जमा होने लग जाए, मतलब कि एक्यूमुलेट होने लग जाए, तो हमारी बॉडी को कुछ भी एक सीरियस हार्म हो सकता है या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है. Hence, it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. तो इसलिए ये जितने भी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस होता है ना, हमारी बॉडी से इनका रिमूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, मतलब कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, सभी में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो अलग होती है. रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूवल करने की जो प्रोसेस रहेंगी वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो जाएंगी. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेस्ट मटेरियल्स आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस, whereas the process of excretion in multicellular organisms is complex. मतलब कि अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे लाइक अमीबा, तो अमीबा में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो उसके सेल सरफेस के थ्रू होंगी. मतलब कि ये जो सूडोपोडिया दिख रहा है ना अमीबा का, वहाँ से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होंगी. बट वही अगर हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनमें जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू होती है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है, कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कैसे होंगी, जैसे हमने कोई भी एक फूड खाया, वो फिर यहाँ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया, डाइजेशन हुआ, देन उसके बाद में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से पास होगा धीरे धीरे, एंड देन फीसेस की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स,
एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स देन इन एनिमल्स। प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही सिंपल होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में कोई भी एक स्पेशल ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। बट वही अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है जो कि एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्किन प्रेजेंट है, स्किन भी एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में। एंड किडनी तो सबसे मेजर रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। गैसियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन इन प्लांट्स। गैसियस सब्सटेंसेस मतलब कि हम लोग ने स्टोमेटा का देखा था लास्ट लेक्चर में कि स्टोमेटा जो रहता है वो डे टाइम में ओपन रहता था जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती थी, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। प्लांट्स जो रहते थे वो क्या करते थे? CO2 को इनहेल करते थे एंड O2 को एक्सहेल करते थे। इतना समझा? देन उसके बाद में most of the waste substances of plants are stored in the vacuoles of leaf cells and in the flowers, fruits and the bark of the stem। तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ लीफ सेल, मतलब कि लीफ सेल के जितने भी वैक्यूल्स वगैरह होते हैं ना वहां पर वेस्ट मटेरियल स्टोर होंगे। नहीं तो फिर उन फ्लावर्स में स्टोर होते हैं या फिर फ्रूट्स में या फिर इन द बार्क ऑफ द स्टेम में। और अगर ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है अगर वो ज़्यादा दिनों तक के प्लांट के इन सभी पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे तो वो ज़्यादा दिनों के बाद क्या होने लगेगा? वो प्लांट जो है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, मतलब कि फ्रूट्स गिर जाएंगे, फ्लावर्स गिर जाएंगे या फिर पतझड़ का मौसम जो बोलते हैं तब वैसा चीज़ होता है। मतलब कि जो प्लांट पार्ट्स रहते हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट्स फॉल ऑफ। ये देखो ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर वेस्ट मटेरियल स्टोर रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? जितने भी प्लांट्स के पार्ट रहेंगे वो गिरने लग जाएंगे। सम अदर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड वन जाइलम इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। मतलब कि कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स है जो कि ओल्ड या फिर वन जाइलम में प्रेजेंट रहेंगे रेजिन या फिर गम के फॉर्म में। Some waste materials are also given out through roots into the surrounding soil। और कुछ वेस्ट मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि रूट्स के थ्रू सराउंडिंग सॉइल में भी ट्रांसफर होने लगते हैं। In some plants, waste materials are present in the form of crystals of calcium oxalate. They are called raphites. As they are needle-shaped, they prickle and cause irritation of the skin। ये देखो यहाँ पर डायग्राम में ये जो नीडल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स है जिन्हें हम क्या कहेंगे? रेफाइट्स। अगर ये थोड़ा सा भी हमारे स्किन को टच हो जाता है ना तो हमारे स्किन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। Some waste materials are useful to humans, for example gum, resin, latex of rubber, etc। और कुछ वेस्ट मटेरियल्स ऐसे भी है प्लांट के जो कि हम ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गम, रेजिन एंड लेटेक्स ऑफ रबर एक्सेट्रा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक के हम लोग ने जितना भी पढ़ा वो प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी होती थी वो देखा था। अभी हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसी होती है वो देखेंगे। Which waste materials are produced in our body through metabolic activities? मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उस दौरान कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी हमने देखा था कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज waste materials like ammonia, urea, uric acid, creatinine are produced in our body. There are different organ systems in human beings to bring about the different life processes such as digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration, etc। मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को
कैरी आउट करने के लिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि ब्रीदिंग, जो हम लोग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं उसके लिए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन leading to energy production is an important process of our body. Various waste materials are formed during this process. मतलब कि जब तक कि हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाएंगे हमारा, तब तक कि हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए, अच्छे से हेल्दी फूड वगैरह खाना चाहिए, ताकि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन जो हो वो अच्छी तरह से हो एंड हम प्रोडक्टिवली काम कर सके। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन होते रहता है ना बॉडी में, तब क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी फॉर्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और ये वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म हुए तो उनका रिमूवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। Removal of this waste from the body is very important and it is the excretory system that carries out the function. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है, यहाँ से हम लोग क्या किए, O2 को इनहेल किए, CO2 को एक्सहेल किए। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाए हम लोग ने, यहाँ पर स्टमक में आए, डाइजेशन की प्रोसेस हुई, देन उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फीसेस की फॉर्म में बाहर आ गया। ठीक है, देन उसके बाद में द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये देखो, ये जो दो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या हुई, हमारी किडनी हुई। यहाँ पर किडनी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है एंड देन वो फिर यूरेटर के थ्रू यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को पहुंचाने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर तक का। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिन स्टोर होता है हमारा, एंड देन उसके बाद में जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल आउट हो जाता है, फिल इन हो जाता है, तो तब क्या होगा, यूरेथ्रा की प्रोसेस होंगी, मतलब यूरेथ्रा जो रहेगा वो क्या करेगा, यूरिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म करेगा। ठीक है, यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द किडनी बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन कौन करेगा, किडनी। ऐसा कब होता है, लीवर जो है वो यूरिया का प्रोडक्शन करता है, और ये जो यूरिया है वो फिर फर्दर ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है, एंड देन ये जो ब्लड है वो किडनी में ट्रांसफर हो जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिर जो फिल्टर ब्लड रहता है, मतलब कि जो अच्छा वाला ब्लड रहता है, वो फर्दर हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, एंड जितना भी बाकी का जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस वगैरह रहते हैं वो यूरिन के साथ में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू यूरेथ्रा से। The two bean-shaped kidneys are situated one on either side of the vertebral column on the posterior side of the abdomen. तो हमारी जो किडनी है वो कैसी है, बीन शेप की है। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वर्टेब्रल कॉलम के आजू बाजू में प्रेजेंट है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट है, एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, मतलब हमारा जो एब्डोमेन है उसके पीछे में किडनीज प्रेजेंट है। ओके, द राइट किडनी इज इन अ स्लाइटली लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट। अब ये दो किडनी देख रही, ध्यान से नोटिस करना ये किडनी को, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो इस फिगर का राइट साइड है, मतलब कि ये जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये वाला आ गई हमारी राइट किडनी। राइट किडनी देखना थोड़ी सी नीचे दिख रही है, और ये वाली जो हमारा जो राइट साइड है, जो राइट हैंड है, वो इस फिगर का लेफ्ट, और लेफ्ट किडनी देखना थोड़ी सी ऊपर दिख रही है। तो वही लिखा है यहाँ पे, द राइट किडनी इज इन अ स्लाइटली लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट। Each kidney has approximately 10 lakh nephron. हर एक किडनी में approximately 10 lakh nephrons present होते हैं। The approximately 5 liter of blood which is present in a normal healthy person's body
is filtered by the kidney about 400 times every day. मतलब कि अगर हम लोग एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करेंगे तो उसका जो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड, मतलब कि उसके बॉडी में एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड तो प्रेजेंट होता ही है. ये जो 5 लीटर ब्लड है ना, उसको किडनी जो है वो फिल्टर करेगा एक दिन में कम से कम 400 टाइम. वो लिखा है the approximately 5 liter of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by the kidney about 400 times every day. Thus, every day the kidney filters about 190 liters of blood from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed. The remaining fluid is reabsorbed. यहाँ पर ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जैसे डिजिट्स वगैरह दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं, तो ये ज़्यादा फिलअप के फॉर्म में पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना. द किडनी फिल्टर्स अबाउट 190 लीटर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम विच अबाउट 1 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म. द रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्सॉर्ब. इतना समझा. पूरे लेसन को एक बार टेक्स्ट बुक से भी रीड करना क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट टेक्स्ट बुक का ही कवर किया हुआ है, बस ये थोड़ा एनिमेटेड वाले फॉर्म में एंड विथ डायग्राम्स. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड नेफ्रॉन. देखो ये किडनी हुई हमारी, ठीक है. हमारी किडनी के अंदर में ये जो ट्रायंगल शेप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं रीनल पिरामिड्स. ये अभी मैं ऐसी एक ओवरव्यू के लिए बता दे रही हूँ. हायर क्लासेस में आप लोग को इसकी एक डिटेल स्टडी मिलेंगी, पूरा एज अ चैप्टर मिल जाएगा. ये ट्रायंगल शेप वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये रीनल पिरामिड हो गया. रीनल पिरामिड के ही अंदर में हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का. Each nephron has a cup-like thin-walled upper part called the Bowman's capsule. अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया पूरा, ये जो बॉक्स में बना हुआ है. अब यहाँ पर देखो ये ऐसी है जो सर्कल टाइप दिख रहा है ना, ये हो गया नेफ्रॉन का अपर पार्ट. अब ये क्या बोला है, नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट है वो कैसा है, कप लाइक है. मतलब कि ये वाला जो सर्कल है ये कैसा है, ये कप लाइक है. और ये कैसा है, थिन वॉल्ड है, जिसे हमने क्या कहा है, बोमेंस कैप्सूल. ये जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल ही जो है वो कप लाइक है, थिन वॉल्ड है, जिसे हमने बोमेंस कैप्सूल का है. अब ये बोमेंस कैप्सूल के भी अंदर में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है जो यहाँ पर दिख रहा है ना. मतलब कि सारी कैपिलरीज जो है उन्होंने मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म कर लिया हुआ है, तो इसे हमने क्या कहा है, ग्लोमेरुलस कहा हुआ है. मतलब कि बोमेंस कैप्सूल कहाँ पर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के अपर पार्ट में जो कि थिन वॉल्ड है. एंड बोमेंस कैप्सूल के अंदर में एक कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा है, ग्लोमेरुलस कहा है. द यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लीवर comes into the blood. When the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are separated from it. इसका मतलब ये है कि लीवर में यूरिया का प्रोडक्शन हुआ है, तो फर्दर जो यूरिया रहता है वो क्या करता है, ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है. और जो ब्लड में फिर यूरिया प्रेजेंट होता है वो फिर यहाँ पर हमारे पास में नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में आ जाएगा. ग्लोमेरुलस में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क से बना हुआ है. तो ये जो कैपिलरीज रहेंगी ना वो फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगी. मतलब कि जितना भी यूरिया और उसके जैसे बहुत सारे सिमिलर सब्सटेंसेस है उसको ब्लड से वो सेपरेट करने का काम करेंगी. कौन करेगा फंक्शन परफॉर्म, वो मतलब कि जो खराब वाला ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा, ग्लोमेरुलस करेगा. ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बना हुआ है. वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल. मतलब कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है बाकी सभी सब्सटेंसेस के,
वो ये जो बोमेन्स कैप्सूल की ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, इसको क्रॉस कर सकते हैं। देन द सॉल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आगे में जाके 11th-12th में कि ट्यूबुलर पार्ट का क्या है, मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी बस एक ओवरव्यू के लिए देख लो कि जितना भी सॉल्यूशन है वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल दिख रहा है यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। फिर वो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने के बाद में धीरे धीरे जितना भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे वो सबसे पहले पीसीटी वाले पार्ट में, मतलब कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले, प्रॉक्सिका मतलब पहले, तो इसलिए पहले क्या आ गया हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। देन उसके बाद में यहाँ से वो धीरे धीरे ऐसे पास होते हुए आएंगे लूप ऑफ हेनल में। अब देखो यहाँ से पास होते हुए ऐसे नीचे की तरफ आ रहे, नीचे की तरफ आ रहे मतलब कि डिसेंड हो रहे, तो इसलिए ये क्या हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। फिर वो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, देखो ऊपर का एरो दिख रहा है ना बना हुआ, वो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि ये असेंड हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। फिर यहाँ से धीरे धीरे पास होते हुए वो डिस्टल ट्यूब्यूल मतलब कि बाद में आया है ये ट्यूब्यूल, तो फिर डीसीटी के थ्रू, डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू पास होते हुए वो फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होते हुए यूरेटर से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन की प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझा। Here, molecules of water and some other useful substances are reabsorbed into the blood. मतलब कि यहाँ पर फिर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर बाकी के सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह, वो फर्दर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी ब्लड में। एंड देन यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सॉल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल। फिर यहाँ से क्या हो जाता है कि यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है जहाँ पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। The urine is carried by the ureter and stored in the urinary bladder. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या देखा था हम लोग ने कि किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन होगी, फिर वो यूरेटर के थ्रू आएगा, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता था, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन की प्रोसेस होती थी। आफ्टरवर्ड्स यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन की प्रोसेस हुई। The urinary bladder is muscular and it is under the control of nerves. मतलब कि जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है हमारा, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ही तो यूरिन स्टोर होता है ना, तो वो कैसा है, मस्कुलर है, और वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। मतलब कि जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम रहता है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देता है, एंड देन यूरिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। Hence, we are able to keep a control on urination. इसलिए हम लोग हमारा मतलब यूरिनेशन के ऊपर कंट्रोल होता है। Though the kidneys are the main organs of excretion in human beings, the skin and lungs also help in excretion. मतलब कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करेंगे तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट थे ह्यूमन बींग्स में जो कि एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते थे, बट किडनी जो है उसका मेजर रोल होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। देखो ये जैसे यहाँ पर किडनी दिख रही, ये ट्रायंगल शेप के जो दिख रहे हैं ना, ये हो गए रीनल पिरामिड। अब ये रीनल पिरामिड के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये जो दिख रहा है ना, यही है हमारा यूरेटर। ये जो लाइन दिख रही है स्किन कलर की, यही हमारा यूरेटर है। एंड देन उसके बाद में स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पर देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पर फूड खाया हम लोग ने, स्टमक में आया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर फीसेस के फॉर्म में बाहर चले गया, वो सब था। फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम लोग O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल आउट करते हैं, तो CO2 को भी हम लोग बाहर ही निकाल रहे हैं हमारी बॉडी से, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प हो रहा है। एंड लास्टली हम लोग को डायलिसिस के बारे में देखना है। डायलिसिस क्या होता है, द एफिशिएंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इंजुरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो किडनी है वो एफिशिएंटली वर्क कब नहीं कर पाएगा,
जब हमारी किडनी में भी कभी कभी चोट लग जाती है तो हमारा जो किडनी जो है वो उसका फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, या अगर ब्लड सप्लाई किडनी में बहुत कम हो रहा है तब क्या होगा, किडनी जो है उसका फंक्शन वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। In case this happens, an excess of toxic substances accumulate in the body and it can lead to death. अगर किडनी जो है उसके फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। ज़्यादा दिन तक कि अगर वो एक्यूमुलेट होते रहे देन हमारी फिर डेथ भी हो सकती है। इफ किडनी फेल, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विथ द हेल्प ऑफ अ मैन मेड मशीन। मतलब कि अगर किडनी जो है वो उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, मतलब कि अगर किडनी जो है वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही है तो हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो हमारे ब्लड से सेपरेट आउट होते हैं एक मशीन के थ्रू। ये जो मशीन दिख रही है इसको हम लोग डायलिसिस की मशीन बोलते हैं, जहाँ पर जो हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड है, मतलब कि जो खराब जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है जो ब्लड में, वो ब्लड यहाँ पर प्यूरिफाई हो जाता है और जितना भी अच्छा वाला साफ फिल्टर्ड वाला ब्लड है वो आगे हमारी बॉडी में पहुंचा देता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। मतलब कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से सेपरेट करने की प्रोसेस रहती है ये मशीन के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है with the help of a man-made machine is known as dialysis. About 500 ml of blood is sent at one time through this machine. मतलब कि एक बार में हम लोग हमारा 500 ml of blood ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि ये मशीन जो है वो हमारा 500 ml of blood को ही प्योरीफाई कर सकती है एट अ टाइम। प्योरीफाइड ब्लड इज री इन्फ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। मतलब कि जो भी ब्लड फिर प्योरीफाई वगैरह हो जाएगा वो फिर से ये पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर सभी लेक्चर में टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन कवर की हुई है। सो लेक्चर देखने के बाद प्लीज़ जाके एक बार टेक्स्ट बुक भी ज़रूर रीड कर लेना। If you like the video, do like, share and subscribe. And also if you are having any queries या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन ही पूछना है then do message in the comment box. Thank you.